तो यहाँ पर पहले हम बात करेंगे अनुच्छेद 74 होता है, अनुच्छेद 74 74। मंत्रिमंडल जो होता है, मंत्रिमंडल का राष्ट्रपति को परामर्श देना, राष्ट्रपति को परामर्श देना किस अनुच्छेद के तहत है दोस्तों? तो यह है आपके आर्टिकल 74 के तहत मंत्रियों को मंत्रिमंडल जो मंत्रिमंडल होती है उसका परामर्श देना, किसके लिए? राष्ट्रपति को परामर्श देना। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद अनुच्छेद 75, यही अनुच्छेद है जो हमारे संविधान में वर्णित है और प्राइम मिनिस्टर से संबंधित बात करता है। तो राष्ट्रपति, इसमें बात की है कि राष्ट्रपति पीएम को नियुक्त करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर नियुक्त करने से मतलब यह नहीं है कि राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को उठाकर पीएम बना दे। इसकी एक निश्चित प्रोसेस है कि जिस दल का भी बहुमत होगा उसी दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाने के लिए राष्ट्रपति आमंत्रित करेगा और उसी में से किसी एक सांसद को राष्ट्रपति जो है पीएम नियुक्त कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों आर्टिकल 77 की। आर्टिकल 77 दोस्तों क्या कहता है वो देखिए। तो आर्टिकल 77 क्या कहता है? मंत्रिमंडल जो होता है उसका क्या है, वो जो कार्य करता है उसके भारत सरकार से संबंधित, पूरा मंत्रिमंडल क्या कहलाता है? भारत सरकार कहलाता है। तो भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन, भारत सरकार द्वारा जितने भी कर्तव्य होते हैं, कार्यवाहियाँ होती हैं, कार्यवाहियों का संचालन यह बताता है हमें कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 77 हमें बताता है भारत सरकार किस प्रकार कौन सी कार्यवाहियों पर काम कर सकता है, यह अनुच्छेद 77 के तहत है। और इसके बाद दोस्तों है आपका इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 78। तो अनुच्छेद 78 में आप लोगों ने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जो है एक कड़ी है किसके बीच में? राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में। राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच में प्रधानमंत्री एक कड़ी है। तो प्रधानमंत्री का पीएम का राष्ट्रपति को सूचनाएं देना, राष्ट्रपति को सूचनाएं देना, यानी कि जो भी नीतियां संबंधित कुछ भी सूचनाएं हैं वो प्रधानमंत्री कैसे देगा? राष्ट्रपति को देगा। यह है आपका आर्टिकल 78 के तहत आपको बताया गया है। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे अगले अनुच्छेद की जो किसी से संबंधित है। तो पहले आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, वैसे भी आप लोग ये पढ़ चुके हैं, पहले भी मैं इसको बता चुका हूँ। इस वाले पार्ट को आप लोग चाहे तो इसे नोट भी ना करें तो भी चलेगा, लेकिन इसको नोट कर लेना। अनुच्छेद 74 मंत्रिमंडल का राष्ट्रपति को परामर्श देना। अनुच्छेद 75 राष्ट्रपति पीएम को नियुक्त करेगा, यह बात करता है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार द्वारा कार्यवाहियों का संचालन किस प्रकार होगा, यह अनुच्छेद 77 कहता है। और अनुच्छेद 78 कहता है पीएम जो है वो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच किसी भी प्रकार की कोई भी नीतियों से संबंधित सूचना है उसे राष्ट्रपति को प्रेषित करेगा, राष्ट्रपति को बताएगा। तो यह अनुच्छेद 78 में है। इसे दोस्तों मैं मिटा देता हूँ। इसके बाद अगला अनुच्छेद है आपका आर्टिकल 88 जो कि इसी से संबंधित है। आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 दोस्तों क्या बताता है कि जो मंत्री होते हैं, मंत्रिमंडल से संबंधित जो मंत्री होते हैं, सदनों के जो मंत्री होते हैं उनके अधिकार क्या होंगे। तो मंत्रियों के अधिकारों की बात कौन करता है दोस्तों? यह बात करता है आपका आर्टिकल 88। तो इस प्रकार हमने देखा प्रधानमंत्री से संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो यहाँ पर मैंने सभी लिखे हैं और आशा करता हूँ यहाँ तक कि आपको अनुच्छेद समझ में आए होंगे। आपको थोड़ा थोड़ा याद रखना है, जिसमें जो भी होता है उस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री से संबंधित यह अनुच्छेद आपके पूर्ण हो जाते हैं। अब दोस्तों हम आगे बात करेंगे कि इसकी निर्वाचन की विधि क्या होती है। जो प्रधानमंत्री है उसे निर्वाचित कैसे किया जाता है, उसका निर्वाचन कैसे होता है, उसका चुनाव कैसे होता है। तो चलिए इसे मैं रख कर देता हूँ। अब दोस्तों हम बात करते हैं कि निर्वाचन की विधि क्या है। निर्वाचन की विधि, निर्वाचन की विधि। तो निर्वाचन की विधि क्या है दोस्तों? निर्वाचन इसका कुछ खास निर्वाचन नहीं होता है। जो भी सांसद चुन के आते हैं तो उसमें से जिस भी दल के नेताओं को बहुमत मिलता है, जिस भी दल के नेताओं, चूंकि इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन, और इसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारत का निर्वाचन आयोग आयोजित कराता है, प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है।
तो इसमें होता क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति जो होता है, इसमें सिर्फ एक बात है कि राष्ट्रपति जो होता है वह ऐसे दल के नेताओं को आमंत्रित करता है, उनमें से किसी एक नेता को आमंत्रित करता है जिसने कि बहुत ज़्यादा बहुमत प्राप्त किया है, यानी कि जिसका बहुमत प्राप्त हुआ है निर्वाचन के पश्चात, उसमें से पीएम को पंजीकृत करता है या नॉमिनेट करता है। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है, नॉमिनेट करता है, तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने योग्य है दोस्तों, वो क्या है कि राष्ट्रपति का नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेट कर दिया जाता है पीएम का नॉमिनेशन होता है, नॉमिनेट करता है कौन, राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है। लेकिन किसे नॉमिनेट करता है, जिस दल के नेताओं का बहुमत लोकसभा और राज्यसभा में होता है, उस दल के नेताओं को आमंत्रित करता है और उसे नॉमिनेट करता है। यही आपका आर्टिकल 75 के तहत बताया गया है। तो इस प्रकार इसका निर्वाचन होता है। इसके बाद दोस्तों यदि बात की जाए कि अगर किसी भी व्यक्ति को पीएम नियुक्त कर दिया गया है, पीएम नियुक्त होने के पश्चात यदि किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति ने पीएम नियुक्त कर दिया है, लेकिन वह किसी भी संसद का सदस्य नहीं है, यानी ना तो वह लोकसभा का सदस्य है ना ही राज्यसभा का सदस्य है, इनमें से किसी का भी एक का सदस्य होना चाहिए। अगर वह इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं है तो 6 माह नियुक्त होने के पश्चात 6 माह के अंदर उसे किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। यानी कि यदि राष्ट्रपति ने पीएम को नियुक्त कर दिया किसी व्यक्ति को और वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, तो 6 माह के अंदर उसके लिए टाइम दिया जाता है। 6 माह के अंदर उसे किसी भी एक सदन के सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए। योग्यता क्या होनी चाहिए, उसे सदस्य होना ही चाहिए। तो उसे किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, या राज्यसभा का हो या फिर लोकसभा का हो। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देखा निर्वाचन इस प्रकार होता है। कोई भी सांसद को उठाकर राष्ट्रपति नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन उसका जो बहुमत दल होता है, वो जो दल होता है उसका बहुमत ज़्यादा होना चाहिए। उसके अलावा उसके जो अधिकांश सांसद हैं उसके सपोर्ट में होने चाहिए कि इन्हें प्रधानमंत्री नॉमिनेट किया जाना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों हमारा यह कार्य निर्वाचन का पूर्ण हो जाता है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। चलिए दोस्तों, आपको तो यह समझ आया निर्वाचन की विधि। अब इसके बाद अगली बात करते हैं, हम शपथ की बात करते हैं। चलिए तो शपथ की बात करें। शपथ वैसे ही सब कुछ संविधान के तहत गोपनीयता की और पद की शपथ दिलाई जाती है। अब इस शपथ को कौन दिलाता है, राष्ट्रपति। शपथ प्रधानमंत्री को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है, राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति पीएम को शपथ दिलाता है, पीएम को शपथ दिलाता है। तो उसके पद से संबंधित और उसकी गोपनीयता से संबंधित शपथ दिलाता है राष्ट्रपति, जो कि हमारा राजनीतिक प्रमुख होता है, हमारे देश का प्रथम नागरिक होता है। और उसे नियुक्त करता है कौन, पीएम को नियुक्त करता है और उसी को शपथ दिलाता है। उसके बाद ही उसके सभी कार्यों का आह्वान करता है। सभी कार्य प्रधानमंत्री कर सकता है, पहले शपथ लेनी पड़ती है। इस प्रकार दोस्तों हमारे शपथ हो गया है। अब बात करते हैं चलिए कि इस प्रकार हमने प्रधानमंत्री को तो बना लिया है। अब प्रधानमंत्री बनने के पश्चात उसके कार्य और शक्तियाँ क्या होगी, तो कार्य और शक्तियों की बात करते हैं। तो वैसे तो प्रधानमंत्री हमारे देश का एक प्रमुख व्यक्ति है, प्रमुख राजनीतिक, प्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र जो होता है इसी के हाथ में होता है, पूरा देश इसी के हाथ में होता है। राष्ट्रपति तो नाम मात्र का शासक होता है, क्योंकि इसे प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुना जाता है, इसलिए यह एक प्रमुख पद है हमारे देश का। प्रधानमंत्री पूरे देश का मुखिया की अगर बात की जाए तो इसी प्रकार यह सबसे बड़ा मुखिया यही कहा जाएगा, राष्ट्रपति को नहीं कहा जाएगा, वह तो सिर्फ एक राजनीतिक प्रमुख होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कार्य और शक्तियाँ। तो शपथ लेने के पश्चात प्रधानमंत्री के हाथ में बहुत से कार्य और शक्तियाँ आ जाती हैं। बहुत से कार्य और शक्तियाँ क्या हो सकती हैं कि वह अपने नेताओं की जो होता है उसके नेता जो एक मंत्रिमंडल बनाया जाता है, मंत्रिमंडल के लिए मंत्रियों की नाम की सिफारिश किससे करता है, मंत्रियों के नाम की सिफारिश प्रधानमंत्री करता है, किससे,
सिफारिश राष्ट्रपति से करता है और उसके बाद ही राष्ट्रपति से नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति से करता है। तो इस प्रकार प्रधानमंत्री का प्रथम कार्य हो सकता है कि मंत्रिमंडल जो होती है, मंत्रिमंडल के लिए मंत्रियों के नाम की सिफारिश करता है राष्ट्रपति से। उसके बाद ही राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करता है, अनेक मंत्रालय उन्हें वितरित करता है, बांटता है। और इसके बाद मंत्रालय का निर्माण उसने कर लिया है। मंत्रालय का निर्माण करने के बाद इसके अलावा प्रधानमंत्री के बाद किसी भी समय उन्हें फेरबदल करने की या हटाने की क्षमता होती है। तो प्रधानमंत्री जो होता है, दूसरा नंबर पीएम, मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है, मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है, मंत्रियों को बर्खास्त कर सकता है या उनमें फेरबदल कर सकता है, या उनमें फेरबदल कर सकता है। और मंत्रिपरिषद जो होती है उसकी अध्यक्षता भी कौन करता है दोस्तों? पीएम करता है। पीएम मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है, मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करता है। मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता भी कौन करता है? पीएम करता है। इस प्रकार हमने यह 3 कार्य देखे। इसके अलावा बहुत सारे कार्य होते हैं, लेकिन हम कुछ प्रमुखों का यहाँ पर वर्णन करेंगे। इसे मैं रफ कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों चौथा नंबर कार्य उसका क्या होता है? मंत्रियों को बर्खास्त को कर सकता है, उनकी अध्यक्षता कर सकता है। और सरकार की नीतियों का निर्धारण भी कौन कर सकता है? मंत्रिमंडल की सहायता से प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों का निर्धारण, निर्देशन और समन्वय का कार्य भी कौन करता है? पीएम करता है, समन्वय का कार्य करता है। इस प्रकार सरकार की नीतियों को निर्धारण करता है, उनको निर्देशित करता है, मंत्रियों को निर्देशित करता है और उनमें समन्वय की स्थिति बनाए रखता है। यह प्रधानमंत्री का कार्य है। इसके बाद हम 5वें कार्य की बात करें। इसके बाद दोस्तों 5वां कार्य, और भी बहुत से कार्य है, लेकिन इसके अलावा हम प्रमुख कार्यों की बात कर रहे हैं। तो एक चीज और होता है कि यदि पीएम त्यागपत्र देता है, पीएम त्यागपत्र दे दे तो मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाती है, मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाती है, यानी कि मंत्रिमंडल स्वयं ही निष्क्रिय हो जाती है, बर्खास्त हो जाती है। यदि पीएम जो है वो त्यागपत्र दे देता है तो मंत्रिमंडल सभी एक प्रकार से त्यागपत्र हो जाएंगे और पूरी मंत्रिमंडल बर्खास्त हो जाएगी। या उसकी मृत्यु होने पर भी एक स्थिति बनती है दोस्तों को, तो उसके बाद कोई भी मंत्रिमंडल का कोई मंत्री फिर कार्य नहीं करता है, यदि किसी प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रमुख कार्य है, इसका प्रमुख कार्य क्या है? यह महान्यायवादी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, महालेखा परीक्षक और इसके अलावा महालेखा परीक्षक को नियुक्त करने की सिफारिश भी कौन देता है? राष्ट्रपति को नियुक्त करने की सिफारिश भी देता है कौन दोस्तों? यह देता है आपका प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री महान्यायवादी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की सिफारिश भी राष्ट्रपति को देता है। इस प्रकार दोस्तों यह आपका 6वां उसका कार्य और शक्तियाँ हो गई हैं। इसके अलावा दोस्तों हम आगे बात करते हैं अगला कार्य इसका क्या होगा? अगला कार्य, आपातकाल की जब स्थिति लगाई जाती है तो दोस्तों यह मंत्रिमंडल की सिफारिश पर कार्य करता है। तो 7वां, राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की परामर्श, राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की सिफारिश भी कौन करता है? पीएम करता है। तो राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की सिफारिश भी पीएम करता है दोस्तों। इस प्रकार हमने देखा इसके बहुत से कार्य हैं, बहुत से प्रमुख कार्य हैं। इसके अलावा दोस्तों यह पूरी लोकसभा को विघटित कर सकता है, पूरी लोकसभा को विघटित कर सकता है। और इसके अलावा और भी कार्य हैं, वैसे मैं इसमें प्रमुख कार्य आपको बता रहा हूँ। तो राष्ट्रपति संसद सत्र को आहूत कर सकता है या उसका शस्त्रासन करने की, राष्ट्रपति को संसद सत्र की
शत्रु को आहत करना, आहत या उसका शस्त्रावसान करने की सिफारिश भी कौन देता है? सिफारिश भी पीएम देता है। और यही एक प्रमुख व्यक्ति है जो कि अनेक प्रकार की शक्तियां हैं इसमें, वो अनेक प्रकार के कार्य करता है। विदेश नीति में भी कार्य करता है, विदेशों से क्या संबंध रखना है, विदेशों में घूमता है, आम जनता की समस्याओं को पूरी तरह से सुलझाने का कार्य भी कर सकता है। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो कि प्रधानमंत्री द्वारा किए जाते हैं दोस्तों। इस प्रकार आपने देखा ये बहुत सारे कार्य हमने यहाँ पर जो वर्णित किए हैं, ऐसे इनके अलावा भी इनसे संबंधित बहुत से कार्य हैं दोस्तों जो कि प्रधानमंत्री करता है। अब अगर बात करें कि इसका कार्यकाल क्या होता है, कार्यकाल, तो कार्यकाल में दोस्तों देखेंगे कि वैसे तो संविधान में लिखा हुआ है कि यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। राष्ट्रपति के आने की जब तक राष्ट्रपति चाहे प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। लेकिन बहुमत खो देने पर इसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को कभी भी हटा सकता है। समझ रहे हैं आप कि कभी भी अगर बहुमत खो देता है, जैसे अपना बहुमत सिद्ध करना पड़ता है, यदि कुछ इस प्रकार की घटनाएं आती हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो बहुमत खो चुका है लोकसभा राज्यसभा में, तो उसे बहुमत खो देने पर उसे सिद्ध करना पड़ता है। बहुमत खो गया है तो राष्ट्रपति उसे हटा देता है और नया प्रधानमंत्री या अनेक दूसरे जो गठबंधन वाली सरकार होती है उनके किसी भी नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। लेकिन अधिकांश कार्यकाल होता है कितना? 5 वर्ष का। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है किसका? प्रधानमंत्री का। तो प्रधानमंत्री का 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। लेकिन संविधान में जो बात की गई है वो ये है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है, जब तक कि वह बहुमत ना खो दे। बहुमत खोने के पश्चात उसे हटाया जा सकता है। यदि बहुमत है तो उसे राष्ट्रपति भी अपने अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं हटा सकता। यह बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों इस प्रकार आपने आज प्रधानमंत्री के बारे में समझा है। इससे पहले की वीडियो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में भी समझा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा और इसी प्रकार देखते रहिए और समझते रहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।